अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, मगर ये थर्ड पार्ट है या थर्ड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आपको बताया था कोई भी MEP या HVAC का आपको प्रोजेक्ट मिल गया है और प्रोजेक्ट को आपको शुरू करना है तो उसके लिए कौन कौन सी 4 चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले बताया था कि आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलनी चाहिए, जैसे आप ड्राइंग पढ़ के और आप काम को समझ सकते हैं। उसके बाद बताया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए और तीसरी चीज़ आपको बताई थी कि BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी वो मिलना चाहिए और चौथी चीज़ बताई थी कि स्पेसिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। ये 4 चीज़ें मिलेंगी तो फिर आप काम को समझ सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको ये 4 चीज़ें मिल गई और आप काम को शुरू करवाना चाहते हैं और उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें 4 ऐसी चाहिए जिसकी अप्रूवल आपको ज़रूर होनी चाहिए। अप्रूवल के बगैर आप काम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो कौन कौन सी 4 चीज़ें थी, तो मैंने बताया था कि आपको जो है शाफ्ट ड्राइंग बनानी है और उसकी अप्रूवल करवानी है। और उसके बाद दूसरी बताया था कि आपको टेक्निकल सबमिटल बनाने या उसके सैंपल होने चाहिए और फिर वो अप्रूवल हो। और तीसरी चीज़ ये बताई थी कि शाफ्ट ड्राइंग और टेक्निकल सबमिटल के बाद आपको बिल की फॉर्मेट बनानी है। जो बिल की फॉर्मेट ज़ाहिर काम करेंगे तो आप क्लेम करेंगे, उसकी फॉर्मेट होनी चाहिए, फिर वो भी अप्रूवल करवाएंगे। और जो चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको वर्क शेड्यूल बनाना है। वर्क शेड्यूल आप कब काम शुरू करेंगे और ख़त्म कब करेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी और कास्ट वगैरह या काम का लेआउट, टाइमलाइन, सारी चीज़ें वो वर्क शेड्यूल में होंगी। काम शुरू करने से पहले जो चीज़ें चाहिए थी वो भी आपको मिल गई और काम को स्टार्ट करने से पहले जो आपने अप्रूवल करवानी थी वो भी आपने करवा ली। फिर अभी आपको काम करना है साइट पे। तो काम करने के लिए हमें कौन सी 4 चीज़ें समझनी चाहिए जिससे हम काम को आगे बढ़ा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वो 4 चीज़ों को समझेंगे जैसे हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें। सबसे पहला पॉइंट है वो मैंने बनाया है फ्लुएंटली साइट विजिट विद शाफ्ट ड्राइंग। तो जैसे आपको काम मिल गया है और आप साइट पे काम को शुरू करवाने जा रहे हैं तो आपको शाफ्ट ड्राइंग लेनी है और साइट का विज़िट करना है। तो वहाँ पर देखना है तो आपको कौन कौन से मसले आ रहे हैं, या जो शाफ्ट ड्राइंग बनी हुई है और साइट पे जो एक्चुअल सिचुएशन है तो दोनों सेम ही है या उसमें कुछ डिफरेंस है। ज़्यादातर मेरी ऑब्ज़र्वेशन है तो जो शाफ्ट ड्राइंग बनती है और साइट का जब काम होता है उसमें 5-6% कोई डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ हिंड्रेंस आ जाते हैं। जो शाफ्ट ड्राइंग होती है और एक्चुअल कंडीशन उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, तो उसको सॉल्व करना होता है और शाफ्ट ड्राइंग को और साइट के लेआउट को समझना होता है जैसे काम को शुरू करवा सकें। तो अभी कहीं पे 5-6% कोई आप डिफरेंस आ गया, उस मसले को हल कैसे करना है। तो ज़ाहिर है आप साइट इंजीनियर है तो वो मसले को हल करेंगे, मगर आपको खुद ही वो मसले को हल नहीं करना, आपको कोऑर्डिनेशन से चलना है, अपने सीनियर्स की कोऑर्डिनेशन से चलना है, जो एक्सपीरियंस जिसका ज़्यादा है, या आपको कंसल्टेंट है उसकी कोऑर्डिनेशन से चलना है। कंसल्टेंट की कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप काम को एग्जीक्यूट करेंगे, आप चीज़ें लगाएंगे या लेआउट करेंगे या मार्किंग करेंगे, जो भी आगे काम होता जाएगा तो वो उसकी इंस्पेक्शन करता जाएगा। ज़ाहिर कंसल्टेंट इंस्पेक्शन करेगा, वो ड्राइंगों को देखकर इंस्पेक्शन करेगा। जब आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करवा लिया मगर वो डिफरेंस है ड्राइंग के हिसाब से नहीं है, तो फिर शायद वो आपकी चीज़ें रिजेक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं की और अपनी मर्ज़ी से काम करवा लिया। फिर कंसल्टेंट आपको बताएगा जो ये काम किया आपने तो इससे ये मसले होंगे, ये नुकसान होगा, इस वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको नया काम मिला है और साइट पे काम करवा रहे हैं और फ्लुएंटली साइट विज़िट कर रहे हैं और ड्राइंग जो शाफ्ट ड्राइंग और साइट की कंडीशन है, इन दोनों को देखकर जो भी मसला आया आपको कोऑर्डिनेशन करके उस मसले को हल करवाना है। क्योंकि ये मसले हल नहीं कराएंगे अपनी मर्ज़ी से, जो काम आपने कर लिया और वो रिजेक्ट भी हो गया, उससे नुकसान क्या हुआ, एक तो टाइम का नुकसान हो गया और दूसरा आपकी मेहनत जो है, आपने लेबर लगाया तो वो लेबर का भी नुकसान हो गया, कास्ट का भी नुकसान हो गया, मटेरियल का भी नुकसान हो गया। तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी ज़ाया होंगी। हर चीज़ बहुत अहमियत रखती है और हर चीज़ पैसे से होती है, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं होती। तो इस वजह से आपको जो भी आगे कदम बढ़ाना है या स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है तो आप सारा काम कोऑर्डिनेशन से करें, जैसे वक्त भी ज़ाया नहीं हो और वक्त पे चीज़ कंप्लीट भी हो और सही नमूने से हो और सबकी
जो तसल्ली से हो, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट पे लोग होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे अगर कोई भी मसला होगा। अगर आप दूसरों की नहीं सुनेंगे तो अल्टीमेट ये प्रोजेक्ट सफ़र होता रहेगा। तो पहली चीज़ जैसे आपको बताई कि आप साइट पे फ्लुएंटली विज़िट करेंगे शार्प ड्राइंग के साथ और साइट पे देखेंगे जो मसले हैं तो उसको रिज़ॉल्व करना है। वो किस तरह से करना है वो आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन से करना है, जैसे वो मसला हल हो जाए। और नंबर 2 की पॉइंट है मार्किंग। जो साइट पे आपको चीज़ें जैसे लगानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पाइप ले करने या आपको डक्ट ले करने या आपको कंडक्ट ले करने, तो ड्राइंग के हिसाब से जो भी चीज़ें मार्किंग करनी है, फिर मार्किंग की भी वो आपको कंसल्टेंट से वो इंस्पेक्शन या अप्रूवल करवानी है। जो भी साइट पे काम होगा वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है। कोई भी आप करेंगे तो वर्क इंस्पेक्शन बनाएंगे, वर्क इंस्पेक्शन के साथ आप शार्प ड्राइंग भी लगाएंगे, उसकी अप्रूवल भी होगी, टेक्निकल जो चीज़ें सबमिटल जो मटेरियल लगेगा वो भी होती हैं, तो सारी डिटेल होती हैं। तो वो वर्क इंस्पेक्शन के साथ अटैच करके आप उसकी इंस्पेक्शन कंसल्टेंट से करवाएंगे। जो आपने मार्किंग की है तो वो मार्किंग सही है या नहीं है। एक तो आपने कर ली वो सही होगी, मगर उसमें भी कोई गलती हो गई तो देखिए आपका भी मटेरियल का नुकसान हो जाएगा, टाइम का भी नुकसान हो जाएगा, और आपके जो सीनियर या लोग हैं तो वो भी आपसे नाराज़ होंगे, पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आप करेंगे तो वो कोऑर्डिनेशन से करनी है और उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करवानी है। जब आपने अपनी पहले तो दिमाग चलाकर ड्राइंगों को समझकर और जो भी चीज़ें कॉन्ट्रेक्चुअली उसको समझकर आपने काम करवाया और आप समझते हैं ये बिल्कुल अभी सही है, उसके बाद आपने इंस्पेक्शन करवाई तो फिर और आप कॉन्फिडेंट हो गए जो भी काम आप करेंगे तो वो सही होगा और वक्त पे भी निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मार्किंग कर ली और मार्किंग आपने जो की है वो गलत हो गई और इंस्पेक्शन भी नहीं लगाई, तो फिर आपको जो ऑलरेडी मैंने चीज़ें बताई तो क्या क्या नुकसान हो सकता है वो भी नुकसान होता है। और मार्किंग के हिसाब से जो लेआउट आप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डक्टें लगानी है, डक्टों लगाने या पाइप या कंडूर लगाने, उससे पहले आपको ड्रिल करनी होगी स्लैब में कोई, क्योंकि चीज़ें हैंग करनी है। ड्रिल करने के लिए फिर ड्रिल करने के बाद फिर आपको राड लगानी है और सिर्फ राड भी काटेंगे तो ये मटेरियल राड वाला भी ज़ाया हो जाएगा। जो ड्रिल आपने की है मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पर हैंगर आपको हैंग करने या राड हैंग करनी है तो वो भी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आप सारी जो भी चीज़ें करते जाएंगे, एक तो ड्राइंग को देखना है और कोऑर्डिनेशन करना है, और जब आपको तसल्ली हो जाए जो आपने काम किया वो सही है तो फिर उसकी इंस्पेक्शन कराएं। उसके बाद फिर आगे मूव करते जाएं और आगे काम को कंप्लीट करते जाएं, जैसे काम वक्त पे भी ख़त्म होगा और सही भी होगा। नंबर 3 पे जो आपने मार्किंग कर ली और साइड पे काम जो मार्किंग के हिसाब से आपने फिर उसकी हैंगर सपोर्ट वगैरह लगानी है। देखिए आपने मार्किंग कर ली, अगर मार्किंग सही है, वो हर चीज़ सही है, आपने जो अप्रूवल भी करवाई और वो एक्सेप्टेबल हो गई, उसके बाद आप हैंगर लगाएंगे। हैंगर क्या लगाएंगे तो उससे पहले ज़ाहिर है जहाँ पे ड्रिल करिए तो हैंगर लगानी है, स्लैब में ड्रिलिंग करनी है, मगर उसका भी तरीका है। ड्राइंगों में एक शेड्यूल अप्रूवल होगा हैंगर और सपोर्ट का। तो पाइप के लिए एक हैंगर से दूसरे हैंगर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे ये हैंगर लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डक्टों की बात करूं, क्योंकि डक्टों की गेज मुख्तलिफ होती है, थिकनेस मुख्तलिफ होती है और उसका वेट मुख्तलिफ होता है। फिर उस हिसाब से जितनी बड़ी डक्ट की साइज़ होती जाएगी या छोटी होती जाएगी तो हैंगर टू हैंगर जो डिस्टेंस है बिटवीन एक हैंगर से दूसरे हैंगर तो वो मुख्तलिफ होगा। वो शेड्यूल अप्रूव होता है तो उस अप्रूव शेड्यूल को लेना है, उसके हिसाब से आपको ड्रिल भी करनी है, क्योंकि ड्रिल की भी फिर राडों की साइज़ भी उसकी थिकनेस जो है किसी की कम होगी, किसी की दरमियानी होगी, किसी की ज़्यादा होगी, और डट के साइज़ के हिसाब से, डट के वेट के हिसाब से। इसी तरह पाइपों में भी आ जाता है, जो पाइप आप हैंग करेंगे तो उसकी भी जो पाइप हैंगर की साइज़ होती है वो मुख्तलिफ होती है, फिर ड्रिल भी आपको मुख्तलिफ करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें साइड की कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। अगर आपका स्लैब जो टेंडन टाइप है तो फिर टेंडन का ख्याल करना होता है या उधर ड्रिल को अवॉइड करना होता है, फिर स्कैनिंग करनी होती है। बहरहाल वो साइड की सारी कोऑर्डिनेशन से आपको चलना है, काम को कंप्लीट करना है। तो आपको फिर हैंगर लगाने, वो हैंगर भी फिर वो जैसे आपने मार्किंग के बाद जो ड्रिलिंग की फिर हैंगर आपने हैंग किए, फिर उसकी इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्टर जो होगा तो वो इंस्पेक्शन क्या करेगा, एक हैंगर से दूसरे हैंगर तक जो आपको डिस्टेंस लगाना था वही डिस्टेंस मेंटेन किया है या नहीं किया है। जो हैंगर की राड साइज़ थी
जो पाइप के साइज़ के हिसाब से वो पाइप हैंगर की साइज़ आपने लगाई है या नहीं लगाई है। जो हैंगर की राड की मैं बात कर रहा हूँ, जो राड जिस साइज़ की लगनी थी वो लगाई है या नहीं लगाई है। और राड लगाई है तो ऊपर वाशर और नट लगाएं या नहीं लगाएं। नीचे जो चैनल लगना है, डक्टों के नीचे सपोज करते चैनल लगना है, वो चैनल की कौन सी साइज़ लगनी चाहिए वो प्रॉपर आपने लगाई है या नहीं लगाई है। और जो डक्ट के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरह पाइपों की बात कर लूँ या केबल ट्रे की बात कर लूँ या दूसरी MEP सर्विस की बात कर लूँ, तो ये चीज़ें आपको हैंगर करना है। इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको जो भी चीज़ें आपने हैंग करनी है, हैंगर लगा ली, फिर उसके ऊपर चीज़ों को ले करना है, उसके ऊपर चीज़ें रखनी है। तो रखनी किस तरह से, ज़ाहिर पाइप है तो वो आप सपोर्टों में पाइप रखेंगे। वो रखने से पहले ज़ाहिर मटेरियल को ऊपर शिफ्ट करना है। और मटेरियल शिफ्ट करने का भी बड़ा तरीक़ेकार होता है कि शिफ्ट करना, कोई चीज़ आप डैमेज नहीं कर दें या कोई चीज़ नुकसान नहीं हो जाए। जो पाइप ले आ रहे, पाइप की वजह से कोई दूसरी चीज़ डैमेज नहीं हो गई, या डक्ट ले आ रहे हैं उसकी वजह से कोई चीज़ डैमेज नहीं हो गई, और नीचे मटेरियल पड़ा है तो उसको ऊपर किस तरह से शिफ्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और प्रॉपर उसको हैंग किया जाता है, उठाया जाता है और सपोर्टों पे रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैंग करनी है। ज़ाहिर हैंगिंग के बाद फिर आपस में इनको जॉइंटिंग करनी है, या वेल्डिंग का काम है तो वेल्डिंग करनी है, या ग्रू जॉइंट है पाइप के तो वो करने, या हीट जॉइंट है तो हीट जॉइंट करने, या क्लैंपिंग का काम है तो वो करने। और ये सारी चीज़ें आपको हैंग करनी है। जो ये सारी चीज़ें, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, मगर इन सारों चीज़ों को करने से पहले ही सारी जो सर्विसेज है आपको कोऑर्डिनेशन करनी है। ये नहीं तो आपने जो चीज़ें लगा रहे हैं और वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ये बहरहाल साइड में पहले ज़्यादा प्रॉब्लम आते थे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। जो ड्राइंग बनती है वो कोऑर्डिनेशन ड्राइंग होती है, जैसे बिम आ गई है, तो और दूसरे भी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए। अगर आप 3D सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए आप ये सर्विसेज आप ले करेंगे और वहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर आप AutoCAD की ड्राइंगों पे ही सिर्फ चलते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट आता है। तो फिर आपको साइड पे जो भी इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर का, क्लाइंट का या कंसल्टेंट का, तो उसको सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना है और सारी सर्विसेज को आपस में कोऑर्डिनेशन करना है। ये कोऑर्डिनेशन वही कर सकता है जिसको सारी MEP सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी मालूमात हो, वो चीज़ें समझ सकता हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल भी आ जाती है, प्लम्बिंग भी आ जाती है, फायर फाइटिंग भी आ जाता है, HVAC भी आ जाता है, नेचुरल गैस या मुख्तलिफ गैसेस की सर्विस आ जाती हैं, एज पर साइड काफ़ी चीज़ें आ जाती है, कम्युनिकेशन की भी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको सारी सर्विस को आपस में स्टडी करना है और कोऑर्डिनेशन करना है, जैसे साइड पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो और आप काम जो करवा रहे हो वो स्मूथली होता जाए और इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो और काम स्मूथली कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपने मुख्तसर 4 चीज़ों को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मज़ीद आपको चीज़ें बताऊंगा, जैसे हम और प्रोजेक्ट की कुछ मालूमात हासिल कर सकें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।